गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं भारतीय संविधान और बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल की। इससे पहले की वीडियो में राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद के बारे में चर्चा की थी, और आज अपन विधानसभा से शुरू करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। भारतीय संविधान विधानसभा और विधान परिषद, इन दो प्रकार के सदनों की व्यवस्था राज्य विधानमंडल के रूप में करता है। वर्तमान में भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। शेष राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। जहां पर एक सदन होता है वहां पर इसको विधानसभा कहते हैं, और जहां पर 2 सदन होते हैं वहां पर क्रम से विधान परिषद और विधानसभा ये सदन कहलाएंगे। विधानसभा के लिए हमारे संविधान में यह कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार से बांटा जाएगा कि प्रत्येक प्रतिनिधि एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। प्रारंभ में यह जनसंख्या 75,000 रखी गई थी, और बाद में यह कहा गया संविधान में ही कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन करके जनसंख्या का और प्रतिनिधियों का निश्चय किया जाएगा। वर्तमान में सन 2026 तक जो जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर प्रतिनिधियों की संख्या है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए 1971 की जनगणना के आधार पर यह भी सब सिस्टम चल रहा है। जहां तक बात विधानसभा की है, विधानसभा के बारे में हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 होगी और न्यूनतम 60 होगी। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 170(1) कहता है कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। और ये जो सदस्य संख्या होगी, इस सदस्य संख्या में उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर पद आरक्षित रखे जाएंगे। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी प्रतिशत में, उतने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया था कि राजस्थान में एससी के लिए 34 और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीट आरक्षित है। कुल मिलाकर 59 सीट राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा ये भी बात की थी पहले वीडियो में कि भारत में राष्ट्रपति 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, और राज्यपाल 1 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का राज्य की विधानसभा में मनोनीत कर सकता है यदि इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो। वर्तमान में 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को विधानसभा में मनोनीत किया गया है। इनमें मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। यहां तक की चर्चा अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज इसको हम इसी श्रृंखला के रूप में, इसी कड़ी के रूप में आगे बढ़ाते हैं। संविधान में 126वां संशोधन। मेरा एक आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य विधानमंडल संविधान में 126वां संशोधन। एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की समय सीमा 70 वर्ष के उपरांत 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी। हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को विधानमंडलों में आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था हर संविधान संशोधन के द्वारा 10-10 साल के लिए बढ़ाई जाती रही है। संविधान जब से लागू हुआ तब से व्यवस्थाएं चल रही है। 70 वर्ष के उपरांत ये जो व्यवस्था थी 25 जनवरी 2020 तक के लिए की गई थी, बार बार संशोधन के माध्यम से। अब ये जो व्यवस्था थी ये 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाली थी। इसके लिए हमारी संसद के द्वारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। संसद द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा ने दिसंबर 2019 को संविधान का 126वां संशोधन विधेयक 2019 पारित
कर दिया। यानी कि इस आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए, 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर 2019 में लोकसभा ने और राज्यसभा ने दोनों ने संविधान का 126वां संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के लिए आरक्षण सीमा 10 वर्ष बढ़ा दी गई है। यानी कि 25 जनवरी से इसको बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण की सीमा को 126वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से बढ़ाया गया। याद रखिएगा, 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या को आरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए लाया गया था, परंतु एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं। याद रखिएगा, अब तक जितने भी संविधान संशोधन होते रहे हैं आरक्षण को बढ़ाने के लिए, जैसा कि 25 जनवरी 2020 तक इसको बढ़ाया गया था, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में मनोनयन का जो आरक्षण था वो बढ़ाया जाता रहा। लेकिन जो 126वां संशोधन विधेयक पारित किया गया, इस विधेयक में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई जिक्र नहीं हुआ है, जबकि बाकी अन्य समस्त संशोधन विधेयकों में इसकी समय सीमा बढ़ाई जाती रही है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि अगर प्रावधान न किया गया तो भविष्य में एंग्लो इंडियन समुदाय को नाम निर्देशन द्वारा सदनों में प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा। 126वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए ही आरक्षण बढ़ाया गया है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नहीं। यदि इनका जो आरक्षण है, एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण 2023 में समाप्त हो रहा है, अगर 2023 से पहले इनके लिए कोई और प्रावधान नहीं किया गया, कोई और संविधान संशोधन नहीं किया गया, तो ये मानिए कि भविष्य में लोकसभाओं में और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। योग्यताएं, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी क्या योग्यताएं हैं? योग्यताएं वही है जो लोकसभा सदस्यों की, यानी कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वो व्यक्ति राज्यों की विधानसभा का सदस्य भी बन सकता है। सिर्फ एक अंतर है और वह आयु के लगभग वही है। आयु कम से कम 25 वर्ष, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष है और राज्यों की विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष है। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और राज्यों की विधान परिषद के लिए भी आयु 30 वर्ष है। तो योग्यताएं राज्यों की विधानसभा के लिए वही है जो कि लोकसभा के लिए, यानी कि आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा शेष वही है जो विधान परिषद सदस्यों के, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए, किसी शासकीय या सरकारी पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि संसद ने समय समय पर कोई योग्यता का निर्धारण किया है तो वो योग्यता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। कार्यकाल, अनुच्छेद 172(1), अनुच्छेद 172(1) के तहत विधानसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है और इसके उपरांत विधानसभा विघटित हो जाती है। कहा गया है अनुच्छेद 172(1) में कि विधानसभा अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगी यदि उसे समय से पहले विघटित नहीं किया जाता, यानी कि उसका कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक माना जाएगा। इसके अलावा भी कुछ परिस्थितियां हैं, उसका कार्यकाल बढ़ भी सकता है, कार्यकाल कम भी हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष के पश्चात वो पद पर नहीं रहेगी, उसका विघटन हो जाएगा। संकट काल की अवधि में संसद विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 172(1) ये कहता है यदि संकट काल लागू हो, भारत में आपातकाल लागू हो, तो ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कानून जो भी बनाएगी संसद इसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक बार में 1 वर्ष तक लागू रहेगा। 1 वर्ष के उपरांत उसको दोबारा कानून बनाकर उसके कार्यकाल में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी दोबारा भी वो 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए उसको कानून के निर्माण की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 172(1) ये उसको अधिकार देता है। यह बढ़ाई हुई अवधि संकट काल की समाप्ति के उपरांत 6 माह तक ही चलती है। जो भी अवधि बढ़ाई जाती है, जैसे कि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई कानून बनाकर संसद के द्वारा, उसके उपरांत जैसे ही संकट काल समाप्त होता है, आपातकाल समाप्त होता है, ये बढ़ी हुई अवधि 6 माह तक चलेगी। 6 माह बाद
अपने आप ये बड़ी हुई अवधि समाप्त हो जाएगी और सदन का विघटन हो जाएगा। इसलिए 1 साल के लिए संसद इसको कानून के द्वारा बढ़ा सकती है। 5 वर्ष के पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा विघटित की जा सकती है। यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल से सिफारिश करे कि विधानसभा को विघटित कर दिया जाए समय से पहले, तो 5 साल से पूर्व भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, अन्यथा विधानसभा कार्य में रहेगी। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो देखे कि मुख्यमंत्री ने जो सिफारिश की है वो किस स्तर की है। संविधान ये कहता है कि मुख्यमंत्री जब राज्यपाल को सिफारिश करता है सदन के विघटन की, तो राज्यपाल को देखना चाहिए कि किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तब वह विधानसभा विघटित कर सकता है। और राज्यपाल को यह लगे कि कोई दूसरा दल सरकार बनाने की स्थिति में है, दूसरे दल के पास बहुमत है, वो सरकार का निर्माण कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को किसी अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए। मुख्यमंत्री की सिफारिश तभी स्वीकार करेगा जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी सरकार का समय से पूर्व पतन हो सकता है। यदि विधानसभा मंत्री परिषद के खिलाफ, एक मंत्री के खिलाफ या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है और अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है, तब भी समय से पहले सरकार का पतन हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव भी एक तरीका है जिससे इसका कार्यकाल कम हो सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के तहत भी राज्यपाल समय से पूर्व विधानसभा भंग कर सकता है। यानी कि कई तरीके हैं। विधानसभा को समय से पहले विघटित भी किया जा सकता है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। हालांकि हमारा संविधान यह कहता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन आपातकालीन परिस्थिति में संसद इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी विधानसभा का समय से पहले पतन हो सकता है और यदि धारा 356 आर्टिकल 356 लागू हो, राज्यपाल के द्वारा उस समय भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा जो सदन है विधानसभा, उसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये होता है विशेष परिस्थिति में, अन्यथा वो 5 वर्ष तक कार्य करती है। 70 और गणपूर्ति। गणपूर्ति 1/10 है, यानी कि जितनी भी सदस्य संख्या होगी विधानसभा की, उसका 1/10 इसकी गणपूर्ति होगी। यानी कि 1/10 सदस्य होने पर ही उसकी बैठक प्रारंभ होगी। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, तो 200 का मतलब 1/10 का मतलब हुआ 20 सदस्य। अगर 20 सदस्य उपस्थित है तो विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो सकता है, बैठक प्रारंभ हो सकता है, यानी कोरम की गणपूर्ति हो जाती है। किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी सूरत में संख्या 10 से कम नहीं होगी। मान लीजिए किसी विधानसभा की सदस्य संख्या ही 60 है, तो उसका 1/10 यानी कि 6 सदस्य हुआ, लेकिन यहां पर यह लिखा है कि 10 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर 60 भी हो तभी कम से कम 10 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी बैठक प्रारंभ होगी। 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक, 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 174(1) यह कहता है कि विधानसभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होगी, वर्ष में कम से कम 2, और ये जो 2 बैठकें होगी, इन दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ चाहे संसद हो चाहे विधान मंडल हो, यहाँ पर प्राय 3 अधिवेशन, 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है जो फरवरी मार्च में होता है, दूसरा सत्र मानसून सत्र कहलाता है जो जुलाई अगस्त में होता है, और तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र कहलाता है जो नवंबर दिसंबर में प्रारंभ होता है। और बजट सत्र के भी 2 भाग हो जाते हैं, एक तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है और फिर बजट का अनुमोदन होता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर वर्ष में हमारे यहाँ पर भारत में 4 सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विशिष्ट परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अगर कोई खास परिस्थिति पैदा हो गई है तो उस पर विचार करने के लिए अलग से विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। तो 2 की अनिवार्यता है, लेकिन 2 से ज्यादा भी सत्र हो सकते हैं और होते रहे हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियां और कार्य। अब मोटे तौर पर अपन ये बात करेंगे कि राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद जो भी है वो किन किन शक्तियों का प्रयोग
करते हैं। इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण है। जहाँ 2 सदन है वहाँ दोनों सदन, तथा जहाँ 1 सदन है वहाँ विधानसभा विधि निर्माण में भाग लेती है। यानी कि विधानसभा या विधानमंडल जैसे भी है, हम ये कह सकते हैं इसका मौलिक कार्य है विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, और इसी के लिए इसकी संरचना की गई है। जहाँ पर 2 सदन होंगे यानी कि विधान परिषद और विधानसभा, वहाँ दोनों सदन मिलकर कानून का निर्माण करेगी, और जहाँ केवल 1 सदन होगा यानी कि विधानसभा, वही कानून निर्माण में भाग लेगी। तो दोनों सदन और 1 सदन है तो 1 सदन मिलकर कानूनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका पहली शक्ति है विधायी शक्ति है, यानी कि कानून का निर्माण करना। राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के विषय पर कानून निर्माण का काम करता है। क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण से हमने सूची प्रणाली का सिस्टम अपनाया है। 3 सूचियां बनाई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो विषय संघ सूची में शामिल किए गए हैं उनके ऊपर संघ सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। जो विषय राज्य सूची में रखे गए हैं उनके ऊपर राज्य सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती है, और जो विषय संवर्ती सूची में रखे गए हैं उनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पर चूंकि हम बात करें राज्य विधानमंडल की शक्तियों की, तो राज्य विधानमंडल राज्य सूची और संवर्ती सूची इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। जो भी राज्य सूची में विषय दिए गए और जो भी संवर्ती सूची में विषय दिए गए, राज्य का विधानमंडल उनके ऊपर कानून का निर्माण कर सकता है। संवर्ती सूची पर कानून इसी शर्त पर बनाया जा सकता है कि वह संसदीय विधि के प्रतिकूल नहीं है। संवर्ती सूची के बारे में एक विशिष्ट बात है कि दोनों सरकारें यानी कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी संवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त ये लागू होती है कि राज्य विधानमंडल संवर्ती सूची के विषय पर कानून का निर्माण अवश्य कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के कानून के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यदि राज्य की विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून जो संवर्ती सूची पर बनाया गया है संसदीय कानून के विपरीत है, तो संसदीय कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस समय तक अप्रभावी माना जाएगा। राज्य सूची के विषयों पर कानूनी निर्माण की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी है। हालांकि यह नहीं है कि हर परिस्थिति में और हर हाल में राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे प्रतिबंध है जो राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने से रोकते हैं। यानी कि हर हाल में राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना यह आवश्यक नहीं। कुछ ऐसे विशेष प्रावधान किए गए जैसे कि संकट काल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 250 ये कहता है जब संकट काल लागू हो, जब आपातकाल लागू हो, उस समय राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्रीय संसद को होगा, और वो कानून संकट काल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी माने जाएंगे। यानी कि जब जब संकट काल लागू होता है तब तक राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की जो राज्य विधानमंडल की शक्ति है वो अप्रभावी हो जाती है। उस समय संकट काल के दौरान जो केंद्रीय संसद है उसके द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 250 कहता है। इसके अलावा राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी भी ऐसे विषय को जो राज्य सूची में शामिल है उसे यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है। यानी कि उस समय वो विषय संसद की परिधि में आ जाएगा और संसद उस पर कानून बना सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसा बनाया गया कानून प्रारंभ में 1 वर्ष तक मान्य होगा। यदि 1 वर्ष के उपरांत पुनः राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तब वो कानून 1 वर्ष के लिए और बढ़ जाएगा, और ऐसा राज्यसभा कितनी भी बार कर सकते हैं। यानी कि बार बार प्रस्ताव पारित करके किसी भी विषय को जो राज्य सूची में शामिल है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उसके ऊपर केंद्रीय संसद कानून बना सकती है। और ये कानून ऐसा प्रस्ताव समाप्त होने के 6 माह बाद तक प्रभावी रहेगा। कुछ विषयों पर कानून निर्माण से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्य सूची के कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर कानून बनाने से पहले भी राज्यपाल की स्वीकृति राज्य विधानमंडल को लेनी
पड़ती है और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। यानी कि कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। कौन कौन से विधेयक होते हैं वो? एक तो संपत्ति प्राप्ति करने के विधेयक, व्यापार पर प्रतिबंध के विधेयक, विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक। यदि कोई राज्य विधानमंडल संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में, संपत्ति का अधिग्रहण करने के संबंध में और एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही वो इसे सदन में प्रस्तुत कर सकता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में, किंतु धन विधेयक केवल निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, जहां पर 2 सदन है वहां पर साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। वो विधानसभा में भी रखा जा सकता है और विधान परिषद में भी रखा जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है, जो वित्त विधेयक है, वो सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन में रखा जाता है। निम्न सदन का मतलब है कि विधानसभा, जहां 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, वहां विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है और विधानसभा निम्न सदन कहलाते हैं। विधान परिषद को द्वितीय सदन भी कहते हैं और विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन में यानी कि विधानसभा में रखा जाएगा और साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले रखा जा सकता है। सदनों के सत्रावसान के कारण कोई विधेयक समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 191(3). यदि सदन का सत्रावसान हो जाता है, सत्रावसान की बात करें, बीच में सत्र को समाप्त कर देना, जब अधिवेशन चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में कोई विधेयक रखा गया है और इस दौरान बजट सत्र समाप्त हो जाता है, सदन का सत्रावसान हो जाता है, तो विधेयक कभी समाप्त नहीं होगा। जब भी दूसरी बार सदन बैठेगा तब उस पर चर्चा की जा सकती है और उसे पारित किया जा सकता है। इसलिए सत्रावसान के कारण से कभी भी कोई भी विधेयक समाप्त नहीं होता। अनुच्छेद 191(3) ये व्यवस्था करता है। इसके अलावा विधानसभा के विघटन पर विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई विधेयक विधानसभा में रखा गया है, विधानसभा उसके ऊपर चर्चा कर रही है और इसी दौरान विधानसभा यदि विघटित हो जाए, यानी विधानसभा समाप्त हो जाए, या तो विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया हो या किसी कारण से विधानसभा को समय से पहले विघटित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा में जितने भी विधेयक लंबित होंगे, जितने भी विधेयक रखे हुए होंगे, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। विधानसभा में रखे गए विधेयक विधानसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं, किंतु विधानसभा द्वारा पारित विधान परिषद में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 196 कहता है कि यदि विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया और विधानसभा से पारित होने के पश्चात वो विधान परिषद में चला गया, भले ही विधानसभा विघटित हो जाए, वो विधेयक चूंकि विधानसभा पारित कर चुकी है और अब वो विधान परिषद में, इसलिए वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। केवल वही विधेयक समाप्त होगा जो विधानसभा में लंबित है, और अगर विधानसभा ने पारित कर दिया और विधान परिषद में चला गया तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। विधान परिषद उस पर विचार कर सकती है और उस पर निर्णय ले सकती है। विधान परिषद वाले सदन में यदि कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित करके विधान परिषद में भेजा जाता है, थोड़ा सा समझिएगा इसको, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन, कई बार अपने इस चीज़ के लिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जहाँ पर 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ पर विधान परिषद वाले सदन में, यानी कि जहाँ ऐसे 6 राज्य हैं, वहाँ पर यदि ऐसी कंडीशन हो जाए कि विधान परिषद वाले सदन में यदि कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित करके विधान परिषद में भेज दिया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 197 क्या कह रहा है, यदि किसी विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया, विधानसभा अपना काम कर चुके, अब वो विधेयक मान लीजिए कि विधान परिषद में चला गया, यानी कि विधान परिषद अब उसके ऊपर विचार करने वाली है, ऐसी स्थिति में विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे। यदि विधान परिषद के द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया, अनुच्छेद 197(1) के अनुसार, या विधेयक पारित किए बिना 3 माह का समय बीत जाए, यदि विधान परिषद ने भी पारित नहीं किया है और 3 माह का समय बीत गया, विधान परिषद द्वारा ऐसे संशोधन से पारित किया जाए जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, या विधान परिषद उसमें ऐसे संशोधन कर दे तो विधानसभा नहीं चाहती। 3 कंडीशन है, विधानसभा उसको अस्वीकार कर दे, ऐसे विधेयक पारित किए बिना 3 माह का समय बीत जाए, या विधान परिषद ऐसा संशोधन कर दे जो विधानसभा को मंजूर नहीं है। तो
विधानसभा इस विधेयक को पुनः पारित करके विधान परिषद को प्रेषित करेगी। विधानसभा उसको पुनः पारित करके विधान परिषद के पास भेजेगी और विधान परिषद यदि उसे फिर से स्वीकार कर दे, यदि 1 माह से अधिक समय तक पारित नहीं करे और ऐसे संशोधन से पारित करे जो विधानसभा को सहमत नहीं है, तो यह विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में पारित किया गया, विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया। तो एक कंडीशन हो सकती है कि एक दोबारा यदि उसे अस्वीकार कर दे या 1 माह से अधिक का समय बीत जाए या ऐसे संशोधन से पारित करे जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, तो वो वैसा ही पारित माना जाएगा जैसा कि विधानसभा ने पारित किया है। आज इतना ही, शेष इसको आगे अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।